हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो मैं जैकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं फिर से एक अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और ये अनसॉल्व पेपर जो ये आपका जो 2023 में पेपर हुआ है, 2023 में रसायन विज्ञान का, उसका है। ठीक है, 347 CB इसका कोड है, 347 CB। अगर आपको अनसॉल्व जो सेट मिलेगा, अगर उसमें आपको नहीं मिलेगा तो ये आप कोड देखिएगा, 347 CB। ये CB इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। उसको कोड देख करके वही अनसॉल्व पेपर, मतलब ये सोल्यूशन है उसी का, ठीक है। तो मुझे अनसॉल्व पेपर मार्केट में नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पेपर से ही सॉल्व कराने लगा हूँ, ठीक ना। तो बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर अनसॉल्व पेपर कब सॉल्व कराएंगे। तो मैं कह दिया हूँ कि मैं सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक ना। और ये आप लोग बहुत ही अच्छा तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो आज मैं अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए, या फिर 2022 का, 2021 का, 2020 का किसी भी सेट का PDF चाहिए, 2020 का पूरा, 2022 का पूरा 7 सेट हो, मतलब पूरा 7 सेट, ठीक ना। अगर 2023 वाला सेट चाहिए, 2023 वाला सेट, तो इसकी प्राइस है 30 रुपया। कितने रुपया है? 30 रुपया है। और अगर आपको 2022 और 2020 का चाहिए तो उसका है पूरा 30 रुपया, दोनों का, ठीक ना। 2022 और 2020 का और 21 का भी उसमें, तो इसका मिलाकर हो गया 60 रुपया, ठीक ना। टोटल कितना हो गया? 60 रुपया ये टोटल हो गया। आपको 60 रुपया पे करना है और नंबर ऊपर दिया गया, नहीं तो ऊपर नहीं तो यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ नंबर अपना। यहाँ पर देखिए 74 600 और ये 12 763, इसी नंबर पर आपको फोन पे करना है या फिर कॉल करके एक बार पूछ लेना है, ठीक ना। इस नंबर पर आपको कॉल करके पूछ लेना है, तो मैं आपको PDF पूरा मतलब भेज दूंगा या सेंड कर दूंगा, ठीक ना। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देर न करते हुए। तो यहाँ पर देख लिया 17/8/2023 है और केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 12th का ये, ठीक ना। 12th का केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर है। उसके बाद देखिए ये अनसॉल्व सेट 1, यानी कि मेरे हिसाब से तो ये एक हो गया पहला, ठीक ना। आपके हिसाब से जो आप अनसॉल्व में जो ये कोड मिलाएंगे तो वही वाला ये सोल्यूशन 2023 का पूरा अनसॉल्व के साथ बाय जैकेश सर, ठीक ना। अब देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व कराऊंगा, इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, ठीक ना। और ये पूरा 1 घंटे की वीडियो होगी, या फिर आधा घंटा में आधा सॉल्व कराऊंगा, फिर बाद में आधा सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। और अनसॉल्व जो मैं PDF का जो पैसा लेता हूँ बेटा, ये मतलब बहुत कम है, ठीक ना। 60 रुपया बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें 7 7 14 14 7 21 सेट का पूरा है, ठीक ना। 20 सेट 21 सेट आपको पूरा मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, ठीक ना। तो ये आपको बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक ना। 5 रुपया भी मैं नहीं लगा रहा हूँ उस पर, क्योंकि अगर 5 रुपया भी लगा तो 21 पाँचे हो जाता है 105 रुपया, ठीक ना। 105 रुपया आप लोग नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं 60 रुपया ही लगाया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क वाला कह रहा है कि प्रश्न नंबर 1 का ये क वाला, ठीक ना। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना है। सोडियम जो क्लोराइड होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की संरचना होती है फलक केंद्रीय घन, ठीक ना। FCC, ये क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, फलक केंद्रीय घन। उसके बाद देखिए ख वाला है Fe2O3XH2O के कोलाइडी कण पर आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? तो इस पर मुझे लगा है तो ये देखिए ऋणात्मक और धनात्मक, या फिर कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई। उसके बाद देखिए ग वाला, साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र है। साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र क्या है? तो S2S4S6S8। तो S8 ये क्या है? साधारण ताप पर सल्फर का सूत्र है, ठीक ना। S8 होता है, ठीक। घ वाला देखिए खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस होती है। खाद्य पदार्थ जैसे कि आपका जो खाने वाला पदार्थ होता है जो पैकेट में भरा होता है, जैसे कुरकुरा हो गया, ठीक ना, टेढ़े मेढ़े हो गया, नमकीन हो गया, ये सब कुरकुर कैसे रहता है? क्योंकि ये इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस में ये क्या होता है? कुरकुर होता है, ठीक ना। तो जो कुरकुरा होता है, जो पैकेट वाला होता है, ठीक ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और देखिए इसमें थोड़ा सा आवाज जा रही होगी, तो एक कीड़ा है बोल रहा है, मान ही नहीं रहा है, उसको मैं मना कर रहा हूँ, नहीं मान रहा है साला। फिर यहाँ पर देखिए अंगा वाला, ठीक ना। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर -2 मोल इनवर्स। इनमें से देखिए कोई नहीं होता है विशिष्ट चालकता का मात्रक, इनमें से कोई नहीं होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक ना। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो एक कीड़ा बोल रहा है, उसको मैं मना कर रहा हूँ, मान ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो चलिए उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ठीक ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक। तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कौन इसमें से है? यूरिया नहीं है,
ये क्या है, NaCl है। क्या है, NaCl। जो NaCl होता है ये वैद्युत अपघट्य होता है, क्योंकि ये एक जो सोडियम होता है, सोडियम प्लस क्लोराइड से मिलकर बना होता है, और ये क्या होता है, NaCl, ठीक ना। ये क्या हो जाता है, NaCl होता है, जिसका एक प्लस होता है, एक निगेटिव होता है। ये प्लस ये माइनस मिलकर के दोनों क्या बनाते हैं, ये वैद्युत अपघट्य का पदार्थ बनाते हैं, ठीक ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का देखिए 2 अंक का, ये प्रश्न नंबर 2 जो है 2-2 अंक के सभी क्वेश्चन इसमें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का क कह रहा है, 2 रागी तथा 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखिए। 2 रागी और 2 विरागी कोलाइडों के नाम लिखना है, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए 2 रागी कोलाइड, जैसे गोद हो गया, स्टार्च हो गया, जेलिटिन हो गया आदि, ठीक ना। 3 मैं बता दिया। 2 विरागी कोलाइड तो धातु, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे FeOH का थ्राइस है आदि। इस प्रकार से ये 2 रागी और 2 विरागी कोलाइड हो गए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आगे आते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम है। तो हार्डी-सुलजे का नियम उल्लेख कीजिए, ठीक ना। हार्डी-सुलजे नियम का उल्लेख कीजिए। हार्डी-सुलजे का नियम देखिए, इस नियम के अनुसार विपरीत आवेश आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन क्षमता शक्ति उतनी ही अधिक होती है, ठीक ना। कितनी अधिक होती है, जितनी उस नियम के अनुसार जो विपरीत आवेश आयनों की संयोजकता होगी, जितनी अधिक होगी संयोजकता, विपरीत आवेशों की जो आयनों की संयोजकता होगी जितनी अधिक होगी, उसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। जैसे यहाँ पर देखिए ऋण आवेशित कोलाइड विलयन टू Na प्लस Ca प्लस प्लस Al प्लस प्लस, ठीक ना, यानी 3 प्लस, ठीक। तो ये स्कंदन क्षमता बढ़ने का क्रम है, ठीक ना। तो ये स्कंदन क्षमता क्या हो रही है, Na से 1 प्लस से 2 प्लस, 2 प्लस से 3 प्लस, इसकी स्कंदन क्षमता बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए Cl माइनस 2 माइनस 3 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या है, स्कंदन क्षमता बढ़ती जा रही है, ठीक ना। उसके अब देखिए प्रश्न नंबर 2 का जो है ग वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 का ग है, कह रहा है प्रति परासरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। प्रति परासरण का उदाहरण सहित क्या है, अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर, जब विलयन की सतह पर परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, किसकी सतह पर, विलयन। अगर आप किसी बर्तन में विलयन लिए हैं और उस विलयन में सतह, उसकी सतह पर, ठीक ना, नीचे से यानी सतह पर क्या करते हैं, परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त किया जाता है, तो जल के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। इसे प्रति परासरण कहते हैं, ठीक ना। जो सांद्रता होता है ना, यानी कि जो विलयन होते हैं कम परासरण से अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन और जाते हैं, ठीक ना, उसकी तरफ जाते हैं, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति परासरण बोलते हैं। इसका उपयोग देखिए क्या होता है, इसका उपयोग, तो यहाँ पर देखिए मैं उपयोग लिखा हूँ, इस विधि द्वारा समुद्र जल से आसुत जल बनाया जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल भी हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 का घ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 का घ क्या कर रहा है, बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। जो बेंजल्डिहाइड में जो प्रयुक्त होता है उसका नाम और सूत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड के नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल जो है नाइट्रोनियम आयन होता है। क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन कहिए, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, नाइट्राइल धनायन, ठीक है, नाइट्राइल धनायन भी कर सकते हैं, जिसका सूत्र होता है NO+2 होता है, इसका सूत्र होता है, ठीक ना। NO+2 इसका सूत्र होता है। उसके बाद में आपको अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा, इसी में का दूसरा है, ठीक ना। एक डाइसैकेराइड का नाम था अणु सूत्र लिखिए। डाइसैकेराइड आपका क्या होता है, सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज और लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, डाइसैकेराइड कहते हैं, जिसका फार्मूला देखिए सुक्रोज का सूत्र ये होता है, ठीक ना। ये जो है ये सुक्रोज का सूत्र होता है। सुक्रोज का फार्मूला देखिए C12H22O11, यानी कि कार्बन जो है 12 है, हाइड्रोजन 22 है, और ऑक्सीजन जो 21 है। सुक्रोज कहिए या चीनी कहिए, ठीक ना। लैक्टोज का भी सूत्र ये होता है। अब इसका जो जल अपघटन कराया जाता है, ये मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। तो जब इसका जल अपघटन कराया जाता है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में, ठीक ना। ग्लूकोज में ये टूट जाता है, और ये एक ग्लूकोज कहलाएगा तो दूसरा उसी का भाई फ्रक्टोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूसरा उसी का भाई फ्रक्टोज कहलाएगा, ठीक ना। तो ये ग्लूकोज में टूटेगा, दूसरा फ्रक्टोज में, क्योंकि देखिए सूत्र देखिए दोनों का बराबर है, C6 कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन कितना है 6, ठीक ना। तो इसमें भी 6 12 6, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 3।
ये देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 भी आपका 2-2 अंक का होता है, ठीक ना। 4 क्वेश्चन इसमें करना रहता है, 2-2 अंक का होता है और मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 3 में क वाला कह रहा है कि उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। उप सहसंयोजन यौगिक और द्विक लवण में क्या करना है, आपका अंतर, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए एक और उप सहसंयोजन यौगिक, दूसरे और द्विक लवण लिख लिए हैं। पहला देखिए उप सहसंयोजन यौगिक ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में अपना अस्तित्व दर्शाते हैं या बनाए रखते हैं, ठीक ना। यानी कि ये जो है जो उप सहसंयोजन यौगिक होते हैं ये ठोस भी होते हैं और विलयन भी हैं, मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, खराब नहीं होते हैं, मतलब बिगड़ते नहीं। फिर यहाँ पर देखिए द्विक लवण केवल ठोस अवस्था में अपना स्वतंत्र अस्तित्व दर्शाते हैं, गलित या विलयन अवस्था में अपनी पहचान खो देते हैं। यार ये जब गलित या विलयन में इसको मिलाया जाता है तो ये अपनी पहचान क्या करते हैं, खो देते हैं, ठीक ना। यानी कि आप चीनी उनी को देखे होंगे तो चीनी को जब आप जल में मिलाएंगे ना तो चीनी क्या होती है, गल जाती है और पानी के रूप में हो जाती है, ठीक ना। तो वो अपना अस्तित्व यानी कि अपनी पहचान क्या होती है, पानी में खो देती है, ठीक ना। तो अपना पहचान वो पानी को दे देती है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध में पानी जब मिलाएंगे तो दूध क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, दूध का रूप ले लेगा। तो उसमें आपको पानी दिखेगा नहीं, दूध दिखेगा, ठीक ना। तो वो क्या हो गया आपका, एक प्रकार से इसका एग्जाम्पल में दे दिया। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है इसकी, दूसरा तो उप सहसंयोजन यौगिक में सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तथा आयनिक तीनों प्रकार के आबंध पाए जाते हैं। इस 3 प्रकार के बंध होते हैं, 3 प्रकार के बांड होते हैं। तीनों प्रकार के बांड जो है आपका उप सहसंयोजन यौगिक में पाया जाता है। कौन कौन सा, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक बंध और उप सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, तीनों प्रकार के बंध उसमें पाए जाते हैं। द्विक लवण में सामान्यतः आयनिक आबंध उपस्थित होते हैं। जो द्विक लवण होता है इसमें सिर्फ आयनिक बंध ही उपस्थित होता है और दो सहसंयोजन और उप सहसंयोजक यौगिक उपस्थित बंध जो होते हैं उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरा तीसरा देखिए भौतिक व रासायनिक दोनों से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है, जो आपका सहसंयोजक होता है, यौगिक होता है, यह भौतिक व रासायनिक दोनों से भिन्नता प्रदर्शित करता है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए इसमें है द्विक लवणों के भौतिक गुण अपने अवयवी आयनों से भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। यानी कि जो भौतिक गुण होता है इसका भिन्न होता है और जो रासायनिक गुण होता है इसका क्या होता है, समान होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख वाला, तीसरा का ख कह रहा है कि NiCN का 4 यानी कि CN का 4 यहाँ पर माइनस माइनस है, 2 माइनस है, ठीक ना। तो दिख रहा है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा। में Ni पर संकरण समझाइए, या संकरण इसको समझाना है। तो यहाँ पर देखिए निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्गन, पहले आर्गन का मतलब क्या होता है, आर्गन का मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक ना। आर्गन का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। निकिल का कितना होता है, 28 होता है। निकिल 28 पर है, निकिल कॉपर जिंक, ठीक ना। यानी कि 28 29 30, ये 28 पर निकिल होता है। 28 से 18 इसमें आ गया, बचा 10 जो बचा है ये आ जाएगा 3D8 और 4s2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 4p पर ये देखिए 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे इसकी तो ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या जब निकालेंगे तो निकिल का निकालना, निकिल को हमें x मान लिए प्लस यह CN माइनस इसका होता है -1 और 4 है तो 4 से यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से गुणा किए, -1 में बराबर -2 कहाँ से आ गया, तो ये -2 ऊपर वाला, जब ऊपर लगा रहता है तो बराबर के उधर उसको कर देते हैं, ठीक ना। तो बराबर के इधर कर दिए तो -2 और ये x -4, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो x -4 बराबर -2, x बराबर हो जाएगा -2 रहेगा, इधर चला जाएगा +4 हो जाएगा, ये +4 में से 2 जाएगा तो +2 बचेगा, तो x बराबर +2। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आ गए, इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, +2 आ गया। +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, अब +2 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, प्लस का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है, तो 28 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि 4s2 का जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो चला गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा, 0 इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पर भी 0 बचा। अब उसके बाद देखिए हम लोग इसको जो नियम से भर देते हैं। आप बाबू कह रहे हैं इसको किस नियम से हम भरते हैं, हुंड के नियम से भर देते हैं, ठीक ना। हुंड के नियम क्या करता है कि जब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है तो पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन को भरें, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया, इसमें 0 इसमें 0 है, ठीक, तो 0 इसमें कुछ नहीं भरा जाएगा। उसके बाद देखिए हम NiCN में CN प्रबल लिगेंड है, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता है, यानी कि ये जो खाली है, ये जो एक एक खाली है तो ये इसमें आ जाएगा और ये पूरा खाली हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जब प्रबल लिगेंड होते हैं तो ये पूरा भर जाता है, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए पूरा जब भरेगा 1 2 3 4 कोष, तो इसका पूरा भर गया चारों कोष। अब बचा ये वाला और ये वाला, ये वाला, ठीक ना। तो 4 बचा है। 4 आपके पास कितना CN है, 4 CN है। यहाँ पर देखिए CN कितना है, 4 CN है। तो 4 ये बांड बनाएगा। देखिए यहाँ पर एक D के साथ बनाया है, यस के साथ, 2 P के साथ बनाएगा, ठीक ना। तो इसका जब ये आपका 1 2 3 4 है ना, 4 यानी कि 4 आया। इसकी कितनी आई बांडो, इसकी संख्या कितनी आई, CN की 4 आई। अब ये 4 जो है ये कैसा है, ये क्या है, प्रबल लिगेंड है। क्या आपको बताया ना प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड रहता है ना, जब प्रबल लिगेंड रहता है तो ये आगे D आता है, DSP और 2 कितना बचा, 2, ठीक ना। 1 2 और 2 4 हो गया ना, 4। देखिए एक ये D हो गया और एक S हो गया और 2 क्या हो गया, P हो गया। अगर ये प्रबल लिगेंड नहीं रहता, प्रबल लिगेंड नहीं रहता तो ये पूरा भर गया रहता और 1 इसमें और 3 इसमें बनता, ठीक ना। जब 3 इसमें बनता तो इसका इस प्रकार से बनता, sp3 बनता, sp3 बनता। जब इसका संकरण कैसा बनता, sp3 बनता। इसमें कैसा बना है, dsp2 बना है, ठीक है। dsp2 क्यों बना है, प्रबल लिगेंड है, इस कारण dsp2 बना है, ठीक ना। आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, ठीक ना। प्रश्न नंबर 3 के ग वाले पर चलते हैं। अब देखिए आ गया प्रश्न नंबर 3 का ग। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखिए नहीं, पूरा निगमन करना है इसका, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहले प्रथम कोटि के अर्धायुकाल होता क्या, इसको हम लोग देख लेते हैं। एकदम छोटी सी परिभाषा में लिखा हूँ, किसी अभिक्रिया को आदि पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। वो भी किसका अर्धायुकाल कहलाता है, प्रथम कोटि का अर्धायुकाल कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हूँ, K बराबर 2.303 बटे में T log बेस 10 है और A अपान A माइनस यक्स है। और इसको समीकरण 1 मान लीजिए, चाहे 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक ना। 1 मान लीजिए चाहे 111 मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 माने, ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला है प्रथम कोटि का है। किसका है, प्रथम कोटि का ये फार्मूला है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अर्ध आयु काल का फार्मूला निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर T को इधर भेज दिए, K को इधर भेज दिए, फार्मूला वही है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए जहाँ A अभिकारक की आरंभिक सांद्रता सांद्रण एवं A माइनस यक्स बराबर T समय बाद अभिकारक का सांद्रण, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग का कहें कि जहां A अभिकारक की प्रारंभिक आरंभिक सांद्रता है, क्या है, सांद्रता है, एवं A माइनस यक्स बराबर T हम मान लिए, समय बाद अभिकारक का सांद्रण क्या होगा हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो अर्धायु काल की परिभाषा से हम लोग क्या बनाएंगे, अर्धायु काल की परिभाषा का मतलब होता है आधा समय, यानी कि किसी समय का पूरा समय अगर लग रहा है, किसी काम करने में अगर पूरा समय लग रहा है तो उसका अर्धायु काल क्या होगा, तब उसका अर्धायु काल वो होगा कि जितने समय में आप पूरा काम कर रहे हैं उसके आधे समय में आप लोग आधा ही काम न करेंगे। कितना काम करेंगे, आधा ही काम न करेंगे, 1/2 न करेंगे। तो T का T हाफ कर दिए, यानी कि T का T हाफ कर दिए। T का T हाफ का मतलब T का आधा कर दिए। में A माइनस यक्स बराबर A, जो A माइनस यक्स बराबर मान लिए हम लोग A/2 मान लिए, क्योंकि A माइनस यक्स पर A काम हो रहा है। तो A माइनस आधा समय में कितना काम होगा, आधा ना होगा, तो A/2 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में मान रखने पर, अब ये मान जो है T बराबर T हाफ और A माइनस यक्स बराबर A/2, इसको हम लोग समीकरण 1 में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, ठीक ना। तो उसके बाद देखिए T बराबर, देखिए ये फार्मूला है, इसके बराबर यहाँ पर तो अभी मान हम नहीं रख पाए हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2.303 बटे के आ गया, log बेस 10 है A, और A माइनस यक्स के जगह पर, A माइनस यक्स के जगह पर यहाँ पर A/2 रख दिए, ठीक ना, A/2 रख दिए। अब देखिए A/2 रखे, एक A से A कट गया, A से A जब कट गया और ये जाएगा ऊपर, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घात, 10 पर घात हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का मतलब ये आ जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, अब देखिए log 10 ये है, तो log 10 का मान होता है 0.3010, ठीक ना। इसका मान पूरा होता है 0.3010, ठीक ना, 0.3010 इसका मान होता है। अगर आपको ये मान निकालना नहीं आता है तो log इसको थोड़ा मतलब ये अगर मान आपको नहीं आ रहा है तो एग्जाम में आपको रहेगा, ठीक ना। एग्जाम में आपको log अगर 4 का आ गया, log 4 का मान आ गया तो उसमें दिया रहेगा, ठीक। log 10 का मान दिया रहेगा, log 10 का मान देखिए आपका होता है 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना।
तो ये आपका देखिए फार्मूला लिखे, फार्मूला लिख के क्या किए, इसको गुणा कर दीजिए। जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा 0.693 बटे में के तो है ही, के रहेगा, ठीक ना। टी हाफ बराबर कितना आ गया, 0.693 बटे में के। ये आपका अर्ध आयु का फार्मूला आ गया। किसका आ गया, अर्ध आयु काल का फार्मूला आ गया। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 3 के घ वाला पर चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 का घ, कृष्ण 3 का घ क्या कर रहा है, K4FECN6 में एफ ई की आक्सीकरण संख्या तथा समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए। आक्सीकरण संख्या भी ज्ञात करना है, समन्वय संख्या भी ज्ञात करना है। मैं आपको आक्सीकरण संख्या समन्वय संख्या निकालना है यहीं पर सिखा दूंगा। अब देखिए आक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। कहेगा जिसकी आक्सीकरण संख्या निकालना, पहले वो आप लोग उसको लिख लीजिए, या फिर उसको यक्ष मानना ही पड़ेगा, ठीक ना। अगर यक्ष नहीं मान रहे तो वही संख्या लिख लीजिए, मतलब वही अंक लिखते, अंक कह रहे हैं वही अक्षर लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग एफ ही लिखे और यहाँ पर +4 क्यों लिखे, क्योंकि के है, के पोटेशियम का क्या होता है, +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का, 1 पोटेशियम का +1 होता है, तो 4 पोटेशियम का 4 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए +4 लिखे। यक्स यानी एफ ई है, ये यक्स क्या है, एफ ई, इसका निकालना है। +6, ये 6 कहाँ से आ गया भैया, ये 6 आया है 6 साइनाइड से। 1 साइनाइड का -1 होता है, गुणे 6 कर देंगे तो 6 साइनाइड हो जाएगा। बराबर में 0 तो मानते ही हैं, आप लोग को पता है जब इस पर कुछ नहीं होता है, धन आवेश या ऋण आवेश, तब बराबर में क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जगह 4x - 6s बराबर 0 बराबर 6 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 4 + x - 6 बराबर 0 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, ये माइनस में है क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x - 2 बराबर 0, -2 को इधर भेजेंगे बराबर के इधर दूसरी साइड, तो ये प्लस में जाएगा, तो x बराबर +2, आक्सीकरण संख्या +2 आ गई। कितना आ गई आक्सीकरण संख्या, +2 आ गई आक्सीकरण संख्या। समन्वय संख्या देख लेते हैं, समन्वय संख्या धातु से जुड़े लिगेंड, यानी कि जो भी धातु से जितने लिगेंड जुड़ेंगे उसी वही आपकी क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एफ ही है, कितना लिगेंड जुड़ा है, 6 लिगेंड जुड़ा है, 6 साइनाइड जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसके साथ देखिए सीएन इसके साथ 6 बार जुड़ा है, तो 6 बार जुड़ा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एफ ही समन्वय संख्या बराबर कितना, 6 लिख दिए हैं, डायरेक्ट लिख दिए। ये बहुत ही आसान है, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का तीसरा, प्रश्न नंबर 4 है, तो ये 3-3 अंक होता है, ठीक ना। कितने अंक का होता है, 3-3 नंबर का होता है। आपको इसमें मतलब पूरा करना रहता है, और पूरा करने में 3 आपको मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 100 मिनट पश्चात, यानी 100 मिनट के बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, 99% क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है, तो k का मान निकालना है। फार्मूला आपके सामने है, k बराबर 2.303 बटे में t इंटू log 10 बटे a/a-x। a क्या प्रारंभिक सांद्रता है और a-x क्या है, वही है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, k बराबर आपको तो निकालना है, t बराबर दिया है 100 मिनट, कितना दिया है यहाँ पर देख लीजिए, 100 मिनट दिया है, t बराबर, ठीक ना। बाद में ये ना हो कि नहीं दिया है, भाई दिया है, देखो 100 मिनट दिया है। a बराबर 100, a बराबर आपको 100 मानना ही पड़ेगा, ये परसेंटेज होता है बाबू, ये क्या होता है, आपको 100 मानना पड़ेगा, ठीक ना। 100 होता है, मतलब परसेंटेज कह सकते हैं, या फिर हाँ पूरा क्या कहेंगे, पूरा को क्या कहेंगे, परसेंटेज कहेंगे। तो ये प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये बराबर 100। यक्स बराबर यहाँ पर जो प्रतिशत में दिया रहेगा मान, वो यक्स का मान रहेगा, जो प्रतिशत में मान दिया रहेगा ना, वो यक्स का मान रहेगा। तो यहाँ पर 99% दिया है। अब देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 बटे में 100 का है, ये टी का मान है 100, लाग बेस 10 है, बेस 10। ए का मान 100 और a-x, ए का मान 100, एक्स का मान 99, 100 में से 99 जाएगा, बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचा ना, 1 बचा तो 100 बटे 1 बचा, तो उसका कोई मतलब है नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, 10 log 10⁻² हो गया, ये बेस में है तो इसको काट भी सकते हैं, ठीक ना। बेस 10 काट देंगे, log ये बचा कितना, 10 का स्क्वायर कर दिए, 100 का मतलब 100 है, 100 बचा ना ऊपर, 100 बचा तो ये 10 का स्क्वायर करिए, 2 आ जाएगा आगे, 2 आ जाएगा आगे, और ये log देखिए log 10 का मान होता है 1, कितना होता है log 10 का मान, 1 होता है।
तो लाख 10 का मान 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे 2 तियां, जल्दी जल्दी बताइए, 2 तियां यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 तियां 6 हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया था, 2 तियां 6 0, 2 तियां 6 और 2 दूना के 4, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2। कहाँ से आ गया, तो ये 100 जो है ना, 100 को ऊपर ले जाएंगे 10 के, यहाँ पर जब इसको पावर में करेंगे, जैसे पावर में होगा नीचे, जब ये ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्योंकि कोई नीचे सी संख्या जब ऊपर जाती तो उसके पावर में जो चिन्ह होता है मतलब बदल जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का ख वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 4 का ख वाला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का ख वेरी वेरी इंपोर्टेंट आ चुका है, क्योंकि अंसाल पेपर ही हम सॉल्व करा रहे हैं, भूल गए थे। देखिए निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और हाँ भाई, बार बार बता रहा हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हाँ, पीडीएफ चाहिए तो देखिए 74 612, ठीक है, 763, ये मेरा मोबाइल नंबर है। अगर कोई दिक्कत हो रही है आपको पढ़ने में, लिखने में या फिर कुछ भी करने में, तो इस नंबर पर आप कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जैसे मन करे वैसे पूछ सकते हैं। इसको आप लोग पूछिए, ठीक ना। जो भी आपके मन में डाउट है या फिर जो भी आपको हेडिंग आ रही है, जो भी आपको नहीं आ रहा है, उसको भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। भाई थोड़ा कम मत दीजिएगा, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक ना। तो इसके बाद देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 60 रुपया में, आपको 60 रुपया में, ज्यादा नहीं, 60 रुपया 21 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको, 21 थे, यानी कि 7 गो 2022 का, 7 गो 2022 का, 7 गो 2020 का, 7 गो 2023 का, ठीक ना। 7 तरीके 21। अगर 2021 का चाहिए, 2021 में तो पेपर नहीं हुआ था, उसमें का भी 2 हल करके रखे हैं। भैया कितना हल कराओगे मुझसे, ठीक ना। तो ये सब मैं रखा हूँ, आपको चाहिए तो आप इस पर कॉल करेंगे, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चालकत्व किसे कहते हैं, सेल नियतांक किसे कहते हैं, ये सब आपको क्या करना है, बताना है। तो मैं लिख लिया, उसको बता दूंगा। चालकत्व क्या होता है, देखिए पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित, पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को चालकत्व कहते हैं, ठीक ना। जो पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा जो संचालित की जाती है, उसके माप को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता की माप को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। सेल नियतांक क्या है, उसके बाद देखिए सेल नियतांक आ गया। सेल नियतांक किसी सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L, यानी कि दूरी जो होती है बीच की, इसको L से दर्शाते हैं, तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल नियतांक कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है, इसका फार्मूला होता है K बराबर CL/A। CL/A जो L/A है, ये जहां L/A क्या है, सेल नियतांक है। ये क्या आपका सेल नियतांक, जैसे बोलते हैं ना स्थिरांक, उसी तरह ये सेल नियतांक है, ठीक। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग। प्रश्न नंबर 4 का ग क्या कह रहा है, सिल्वर CCP जालक बनाता है। इसके एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर को घनत्व की गणना, सिल्वर के घनत्व की क्या करना है, गणना करना है। Ag का परमाणु भार दिया 108 ग्राम, कितना दिया Ag का परमाणु भार, 108 ग्राम दिया है। तो यहाँ पर देखिए CCP जालक में ये हम फार्मूला सब लिखे हैं और इसको बहुत अच्छा से हल भी किए हैं। तो CCP जालक में सेल की इकाई परमाणुओं की संख्या Z बराबर कितनी है, 4 है। CCP जो परमाणु होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उनके परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। A बराबर आपका कितना दिया है, 408.6 पिकोमीटर दिया है। जो पिकोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। ये हो गया। फिर उसके हम पिकोमीटर को मीटर में चेंज किए तो 10 के पावर माइनस 12 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा मीटर में चेंज। यम जो आपका भार दिया है, देखिए परमाणु भार कितना दिया, 108 ग्राम दिया, तो 108 ग्राम हम लिख दिए हैं, चाहे यू लिखिए चाहे ग्राम लिखिए, ठीक ना। और रो का मान, घनत्व का मान आपको निकालना है, रो का मान निकालना। उसके बाद हम लोग इधर चलते हैं, पेज को पलटते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला हम लिखिए, फार्मूला होता है रो बराबर Z इंटू M। Z क्या है, FCC है, FCC की संख्या है, परमाणु की संख्या है। उसके बाद M क्या है, परमाणु भार है। उसके बाद AQ है। और ये Na क्या है, Na क्या है भाई, Na अवगाद्रो संख्या है। अवगाद्रो संख्या का मान आपको पता होना चाहिए, 6। ये होता है अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.02 गुणे 10 के पावर 23, ये होता है मान, ठीक ना। 2 3 भी होता है,
0 2 3 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए रो बराबर हम मान रखें, जेड का मान 4, एम का मान 108 और इसका मान कितना, पूरे का मान रख दीजिए। एक का क्यू करना है तो ये पूरे का क्यू 408.6 गुणे 10 की पावर -12 का क्यू कर दिए, गुणे 6.02 गुणे 10 की पावर 23 अवगाद्रो संख्या है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग इसको क्या कर दिए, 104 का गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, 432 आ गया। इसका हम लोग क्यू किए तो इतना आया, देखिए 68 21 73 88.056 आ गया इसका मान। और 12 का 10 की पावर 12 का क्यों करेंगे तो 12 तिहाई 36 इसमें गुणा होता है, 12 तिहाई घात में घात का गुणा होता है, तो 12 तिहाई 36 हो गया। और माइनस क्यों ले आए कि 3 बार किए, अगर 2 बार करे तो माइनस हट जाता है, 3 बार किए माइनस नहीं हटेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला चीज वही तरह है। अब देखिए रो बराबर हो जाएगा 432 मतलब 00, ये 3 जीरो कहाँ से हम लगा दिए, ये दशमलव काटे हैं, ठीक ना। ये दशमलव काटे 1 2 3 जीरो पर था, 1 2 3 अंक पर था, 3 जीरो बढ़ा दिए ऊपर, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे सिवाय हल के। अब देखिए यहाँ पर 432 और ऊपर 3 जीरो बढ़ाए ही हैं। अब ये गुणा कर दिए इसमें, तो गुणा करने के बाद ये देखिए ये वाला अंक आ गया, गुणे 10 की पावर -10 कहाँ से आ गया, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए और इधर दशमलव आप बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, तो ये 10 की पावर -10 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 10 की पावर -10 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये 10 की पावर +10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, ठीक ना। +10 हो गया 10 की पावर, क्यों, क्योंकि जब नीचे से कोई वस्तु करें, जब नीचे से कोई अंक ऊपर जाता है उसके घात का जो चिन्ह होता है चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, ठीक। उसके बाद ये 10 है तो 10 जीरो बढ़ाएंगे, पहले तो ये दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएं तो ये 3 जीरो था तो 2 जीरो और बढ़ गया। फिर यहाँ पर कितना है 10 की पावर 10 है तो 10 यहाँ पर 10 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो हम लोग क्या किए ऊपर बढ़ा लिए, नीचे का दशमलव खत्म है। अब आपको कुछ नहीं करना है सिवाय, आपको कुछ नहीं करना है सिवाय किसके, आपको इससे भाग दे देना है। भाग देंगे 10 के 10 इतना आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 तो 10,519 आया। दशमलव में 4 दू है, किलोग्राम में आया है तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग दिए तो 10.519 आ गया ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब -q आ गया -3, ठीक ना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का ग था। अभी मैं घ आपको सॉल्व करा के दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। तब ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 4 का घ है। 4 का घ में भी क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका 27°C ताप पर यूरिया का अणुभार 60 है, जिसका अणुभार कितना है 60 है, के 5% W/V यानी कि भार प्रतिशत निकालना है। कह रहा है कि भार प्रतिशत है ये 5% कितना है 5%। जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, परासरण दाब इसका ज्ञात करना है। R बराबर मान भी दिया है 0.0821, ठीक ना, ये मान दिया है लीटर वायुमंडल इनवर्स मोल इनवर्स में ये मान दिया है। यहाँ पर R भी लिख सकते हैं, यस भी लिख सकते हैं, तो फार्मूला में यस था तो यस हम बना लेंगे, ठीक ना। तो इसका देखिए सॉल्यूशन हम कराएंगे तो W बराबर जो ग्राम में जो भार दिया है 5 ग्राम में, V मिलीलीटर 100 मिलीलीटर दिया है। यहाँ पर T बराबर कितना है 27°C, जो टेम्परेचर जो सेल्सियस में दिया है उसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 273 प्लस कर देते हैं, जितना भी टेम्परेचर में मान दिया रहता है, ठीक ना। सेल्सियस में मान जितना दिया रहेगा उसमें 273 हम जोड़ देंगे, केल्विन में चेंज हो जाएगा। 273 प्लस 27 के 300 हो गया केल्विन, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर मोल, ये जो मॉलिक्यूलर है, ठीक ना, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, जो परमाणु भार निकालेंगे, अणु भार निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा NH2CO NH2, फार्मूला आपको पता होना चाहिए यूरिया का, ठीक ना। ये यूरिया का फार्मूला है NH2CO NH2, ठीक ना। फिर इसका देखिए N का होता है 14, H2 है तो 2 हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, 2 हाइड्रोजन का 2, ठीक ना। अब देखिए दोनों को ये पूरा को जोड़ेंगे 14 2 16, 16 12 हो जाएगा, 16 12 28 और ये पूरा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, ठीक ना। पूरा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 ग्राम मोल प्रति मोल, ठीक ना, यानी कि 60 ग्राम कितना है यूरिया 60 ग्राम है, ठीक। अब देखिए फार्मूला है इसका, फार्मूला क्या है PV = nRT होता है, लेकिन S लिखा गया है तो S ही लिख लीजिए, PVNST लिख सकते हैं या PVNRT भी लिख सकते हैं। R का मान दिया है, आप लोग इसमें दिक्कत हो जाएगा तो R लिख लीजिएगा, ठीक ना।
तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर ये N बराबर क्या होता है, देखिए N बराबर भार बटे अणु भार होता है ना, भार को वेट से, अणु भार को मॉलिक्यूल से, तो भार बटे अणु भार को W बटे एम से हम लोग दर्शा दिए। तो यहाँ पर देखिए N की जगह पर W बटे एम लिख दिए, गुणे ST है और बटे में वे, जो बटे में ये V है तो बटे में आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर इंटू में है तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ठीक ना। बराबर किधर आएगा, जो गुणा में रहता है भाग में, जो भाग में रहता है गुणा में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका, P बराबर कर रहे हैं रो बराबर हो जाएगा ये 5 गुणे 0.0821 गुणे 10 के मतलब गुणे 300, ठीक ना, गुणे 300 बटे में क्या है 60 गुणे 0.1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 कहाँ से आया, 0.1 कहाँ से, आपके दिमाग में आएगा ना 0.1 कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको किया भी हूँ, अगर कोई ये जो है जो आयतन है ना, ये आयतन 100 ml था, कितना ml था 100 ml था, कितना ml था ये 100 ml था। जब 100 ml को, जब 100 मिलीलीटर को आप लीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे 1000 से आप भाग देंगे। जब 1000 से भाग देंगे 1 2 3 3 1 2 3 अंक पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 काट भी सकते हैं, 10 से भाग दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 0 काट दिए, 1/10 हो गया, 1/10 का मतलब क्या हो गया 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, ठीक है। तो वही है 0.1। अब क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 गुणे 0.0821 गुणे, अब यहाँ पर जो 60 है 60 को हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 60 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 300 को तो 150 आएगा, और 6 काटेंगे 3 आएगा, 150 आया जो 100 ये 15 है, तो 3 से काटेंगे 3 5 15, ये 50 आ गया, कितना आ गया 50 आ गया। नीचे का खत्म हो गया, ऊपर बचा है, ठीक ना, ऊपर बचा है। तो यहाँ पर देखिए रो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 0.0821 गुणे 50 हो जाएगा, और रो बराबर ये कितना आ जाएगा मान आपका, जब गुणा करेंगे इसका, जब पूरे का गुणा करेंगे तो 20.52 वायुमंडल, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अगर आपको अनसॉल्व का जो पीडीएफ है, अगर पीडीएफ चाहिए 2020 2021 2022 2023 4 साल का पीडीएफ, 4 साल का पीडीएफ यानी कि 4 गुणे 7 7 सेट, ठीक ना, 7 चौको 28, मान के चलिए 21 में पेपर हुआ नहीं, ठीक ना, तो 7 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और दो सेट है 21 में, ठीक ना, 23 सेट, पूरा का पूरा 23 सेट मैं आपको दूंगा सिर्फ 50 रुपीज़ में, ठीक ना, सिर्फ कितने में 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में आपको 23 सेट मिलेंगे, पूरा सॉल्व किया हुआ, और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एकदम पढ़िएगा, आराम से एकदम मस्त नंबर आएगा। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का जो होता है ये 4 नंबर का होता है, ठीक ना, एक क्वेश्चन जो होता है 4 नंबर का होता है। देखिए प्रश्न नंबर 5 का क वाला, तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, कितने, डी ब्लॉक की जो तत्व है उनकी 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक के तत्वों की 4 विशेषताएं निम्न है, किस प्रकार है, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा, पहला देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ना, वो दोस्तों देखिए डी ब्लॉक के तत्वों में बाह्य कोश के जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक ना, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो अगर उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उनके अंतिम कोश जो होगा वो डी ऑर्बिटल ही होगा, ठीक ना, और पी ब्लॉक का होगा तो पी आएगा, ठीक ना, अगर एस ब्लॉक का होगा तो एस आएगा, उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा उसी कक्षक में ही भरेगा, डी में भरे या पी में भरे तो पी का रहेगा, और डी में भरेगा तो डी का रहेगा, ठीक। तो दूसरा देखिए परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती संयोजकता क्या होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, कैसे, जैसे आप लोग कभी देखे होंगे आयरन के कभी +2 हो जाते हैं, आयरन यानी कि जो Fe होता है, Fe के कभी +2 हो जाते हैं, कभी +3 हो जाते हैं, और कॉपर के +2 हो जाते हैं, +3 हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मतलब जो क्रोमियम है, क्रोमियम के +2 भी होते हैं, +4 भी होते हैं, इस प्रकार से जैसे इनकी जो संयोजकता होती है ना, इनकी संयोजकता बदलती रहती है, परिवर्ती होती है, ठीक। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरी पॉइंट है रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ये जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना दोस्तों, ये क्या करते हैं कि ये रंगीन आयन का मतलब जो आवेश होता है ना, तत्वों पर जो आवेश होता है उसी को कहते हैं आयन। तो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक, जब रंगीन आयन मिलेंगे तो रंगीन यौगिक बनेंगे ही, तो ये रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाने की क्या रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं।
कैसे रखते, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के आयन तथा जिनमें डी उपकोष अपूर्ण होता है रंगीन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक बार समझा चुका हूँ और वो वीडियो मेरी डिलीट हो गई थी, मुझे से ही डिलीट हो गई थी गैलरी में से, फिर से मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक ना। तो डबल मेहनत इसको करनी पड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ है, ये खाली है। तो ये जैसे डी ब्लॉक कहेंगे, ये डी ब्लॉक का जो इसका कोष है ये पूरा, ये 3 कोष खाली है, ये 3 उपकोष खाली है और 2 उपकोष भरा हुआ है। तो ये कहेंगे कि ये खाली है, ठीक ना। तो खाली होने के कारण यानी अपूर्ण होने के कारण ये रंगीन होते हैं, ठीक। अनुचुंबकीय लक्षण, अनुचुंबकीय लक्षण में क्या होता है, डी ब्लॉक तत्वों के आयन तथा यौगिक प्रायः अनुचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि उनके डी उपकोष में प्रायः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसे ऊपर अभी देखा है, हम आपको दिखाएं कि जो खाली थे ना इसी को बोलेंगे अयुग्मित। अगर ये भरा हुआ है जैसे ये जोड़ा में है तो इसको बोलेंगे युग्मित, ठीक ना। जोड़ा को बोलेंगे युग्मित और खाली को बोलेंगे अयुग्मित, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पर, इसको आप लोग लिखते जाइए, ठीक ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला, 5 का ख वाला क्या करा है, फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन जो एथेनॉल होता है वो लगभग उदासीन होता है। क्यों होता है ये आपको कारण बताना, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कैसे है। जो फिनाल का स्ट्रक्चर होता है, जो बेंजीन पर OH लगने से फिनाल बनता है, ठीक ना। ये बेंजीन होता है, अगर ये OH नहीं है तो ये क्या है, बेंजीन है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होती, बेंजीन कितने कार्बन की होती है, 6 कार्बन की होती है, और उस पर एक OH लग गया तो क्या हो जाएगा, फिनाल हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, जल से जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें से जल क्या होता है, देखिए यहाँ से H निकल जाता है, H प्लस अपना H प्लस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसी को दे देता है और इसको इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये प्लस में निकल जाता है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए प्लस हो रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए रेडी हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक ना। मतलब ये गरीब हो, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेकर धनी हो गया और ये गरीब हो गया, ठीक। ये देखिए बना, इसको बोलेंगे फिनाक्साइड। ये फिनाल पर जो ऑक्साइड बचा इसी को इसलिए बोलेंगे फिनाक्साइड आयन। आयन किसको बोलेंगे, जो माइनस में आयन है, ये प्लस में आयन तो इसको हाइड्रोजन आयन, और इसको बोलेंगे फिनाक्साइड आयन, ठीक ना। अब आगे चलते, देखिए कारण क्या है। कारण ये है कि फिनाल को जल में घोलने पर H प्लस आयन तथा फिनाक्साइड आयन देता है, ठीक ना। दिया ना, यहाँ पर देखिए फिनाक्साइड आयन और यहाँ पर देखिए प्लस H प्लस आयन, ठीक। दिया कि नहीं दिया, दिया, देता है। जो अनुनाद के कारण अनुनाद के कारण क्या होता है, स्थायी होता है, इसलिए फिनाल अम्लीय होता है। इसलिए क्या होता है, फिनाल अम्लीय होता है। बस इतना ही लिखना है और ज़्यादा नहीं लिखना है। और ये एथेनॉल को देख लीजिए, एथेनॉल का रासायनिक जो सूत्र होता है क्या होता है, C2H5OH होता है, ये तो पता ही होगा। इसमें मीठी गंध होती है, क्या होती है, इसमें मीठी गंध होती है। यह जल में विलेय है, क्या है, ये जल में विलेय है, जल में इतना मतलब घुल जाता है, एकदम मिल जाता है जल में। जैसे आप दारू वारू देखे है ना, दारू एथेनॉल ही है, तो दारू एथेनॉल जो है उसको जल में जब मिलाकर पीते हैं तो क्या होता है, उसमें घुल जाता है, ठीक ना। इसका उपयोग पेय पदार्थ यानी पीने के रूप में किया जाता है, ठीक ना। इसका गलनांक जो होता है 156 केल्विन तथा क्वथनांक जो होता है 351 केल्विन होता है। जो गलने की क्षमता होती है, जैसे पानी आपका गल के जम जाता है 0 अंश सेल्सियस पर, तो ये गलता है कितने पर, 156 केल्विन पर। तथा जो क्वथनांक होता है, उबलने की जो क्षमता होती है इसकी 351 केल्विन पर होती है, ठीक ना। और मेन ये पॉइंट है, मेन पॉइंट आपकी ये, इसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जल की तरह। जैसे जल होता है ना, उसको अगर लिटमस पत्र पर आप डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और नीला और लाल नहीं हो सकता लिटमस पत्र, ठीक। अर्थात एथेनॉल उदासीन होता है, जैसे जल उदासीन होता है उसी प्रकार से क्या होता है, आपका एथेनॉल भी उदासीन होता है। इसका भी कोई लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ा तो उदासीन है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ग वाला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 5 का ग कह रहा है कि CH3 CH2O CH2 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका IUPAC नाम बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं ईथर, ROR होता है ईथर का सूत्र। तो इधर R लगा, इधर R का मतलब एल्किल ग्रुप, ठीक ना। तो ये एल्किल ग्रुप में देखिए 1 2 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, जिधर कम कार्बन उधर ऑक्सी लगाएंगे, जिधर ज़्यादा कार्बन उधर एन लगाएंगे। तो इधर 1 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हम लोग कहते हैं एथ कहते हैं ना, एथ कहते हैं, ऑक्सी लगाते हैं, एथॉक्सी हो गया, ठीक ना। एथ कहते हैं क्या हो गया, एथॉक्सी हो गया। 1 2 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, प्रोप में हम कहें एन लगाएंगे तो प्रोपेन हो गया। या फिर ऐसे भी एक मतलब 1 एथॉक्सी प्रोपेन भी लिख सकते हैं, चाहे एथॉक्सी प्रोपेन लिख दीजिए, ठीक ना, उतना ही बहुत।
दूसरी पॉइंट है चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती है। चतुष्फलकी रिक्तियां, देखिए चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती हैं। जब तीन गोलों से बने त्रिकोणीय रिक्त स्थान के ऊपर या नीचे एक गोला तीनों गोलों को स्पर्श करते हुए रखा जाए तो इस प्रकार प्राप्त रिक्ति चतुष्फलकी रिक्ति कहलाती है। जैसे हम अभी आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देखिए, जैसे ये तीन गोला बना है, ठीक ना, ये तीन गोला और ये वाला, ठीक ना, बीच वाला छोड़ दीजिए, अभी ये आरी आरी वाला जो गोला है ले लीजिए, तीनों अपने में स्पर्श है, और एक गोला बना दीजिए, इसके बीच में गोला बन गया, चाहे ऊपर बना दीजिए तो ये ऊपर ही कहलाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों का स्पर्श कर रहा है, ठीक, ये अकेला तीनों को स्पर्श कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे चतुष्फलकी रिक्ति, ठीक ना, क्योंकि चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक चतुष्फलक बनता है, ठीक ना, एक चतुष्फलक बन रहा है। चतुष्फलकी रिक्ति का त्रिज्या जो अनुपात होता है इसको याद रखिएगा, त्रिज्या अनुपात 0.225 एवं समन्वय संख्या होती है या उप संयोजन संख्या बोल सकते हैं 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ये पॉइंट याद रखिए, त्रिज्या अनुपात 0.225 होती है और जो समन्वय संख्या होती है 4 होती है, ठीक ना, ये याद रखिएगा चतुष्फलकी रिक्ति में। अब देखिए तीसरा वाला, 0.1 मोल यूरिया तथा 0.1 मोल NaCl विलयन में किसका पराशर दाब अधिक होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं बहुत विधिवत से, 0.1 मोल यूरिया का पराशर दाब 0.1 मोल NaCl से कम होता है, ठीक ना। जो 0.1 मोल यूरिया होती है वो किससे कम होती है, उसका पराशर दाब NaCl से कम होता है। कारण है कि क्योंकि इसमें जो 0.1 मोल यूरिया का पराशर दाब 1 होता है, कितना होता है पराशर दाब 1 होता है। आई का मान इसमें जब निकालेंगे ना, आई का मान 1 आएगा, आई का मान जब 1 आएगा, और ये देखिए पाई बराबर सूत्र होता है पाई यूरिया, यानी कि ये पराशर दाब है पाई और यूरिया का निकाल रहे हैं पराशर दाब, तो ICRT इसका सूत्र होता है ICRT। तो आई का मान देखिए इसमें 1 होता है, यूरिया का जो आई का मान आएगा 1 आएगा, तो ये सी का मान दिया 0.1, तो आई गुणे 0.1 RT, ठीक ना, तो 0.1 RT यानी कि इतना पराशर दाब आया 0.1। उसी प्रकार से अगर हम NaCl का कर दे तो NaCl का जब करेंगे तो इसका देखिए पराशर दाब 2 होता है, तो इसका जब आई का मान निकालेंगे तो आई का मान भी 2 आएगा, गुणे 0.1, ये किसका सी का मान है RT, और 0.2 RT, ये ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आई बराबर 2 होता है क्योंकि NaCl प्लस और Cl माइनस है, जैसे आयन होता है ना Na प्लस Cl माइनस, ये 2 ठे आयन है, तो इसका आई का मान 2 होगा, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक ना। अब ये है प्रश्न नंबर 5 का घ। प्रश्न नंबर 5 का घ देखिए, एथेनेमीन से निम्नलिखित की होने वाली अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखिए NaNaO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट है, ये सोडियम नाइट्राइड है, प्लस तनु HCl से क्या कराना है, क्रिया कराना है, किससे, एथेनेमीन से। तो एथेनेमीन का सूत्र होता है C2H5NH2, ये एथेन है और ये एमीन है, तो एथेनेमीन बन गया। NaNO2 से प्लस HCl से क्रिया कराना था, इसको संक्षेप में अगर क्या कहा जाए यानी छोटे में तो इसको HNO2 भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, HNO2, ठीक ना। तो इससे जब रिएक्शन कराते हैं तो C2H5N प्लस और ये ट्रिपल बॉन्ड NaCl माइनस, इसी को बोला जाता है डाइजोनियम लवण, ठीक ना। Na प्लस आ जाए और Cl माइनस आ जाए, 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हों तो इसको क्या बोलेंगे, डाइजोनियम लवण बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको डाइजोनियम लवण। अब इसके आगे हम थोड़ा सा आपको और बता दे रहे हैं कि इसका जब जल अपघटन कराएंगे आप तो इसमें आप एथिल एल्कोहल बना देंगे, ठीक ना। जब इसका जल अपघटन होता है तो नाइट्रोजन गैस बन के निकल जाता है और H2O निकल जाए, H2O मतलब होता है इसमें, H2O से क्रिया कराते हैं जल अपघटन का मतलब, ठीक ना। तो C2H5OH यहाँ पर मिल जाता है, आपका एथिल एल्कोहल मिल जाता है, ठीक। उसके बाद दूसरी पॉइंट है C6H5SO2Cl यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक, ठीक ना, ये हिंसबर्ग अभिकर्मक है। C2H5NaH2 ये क्या है, NaH2 से क्रिया करा रहे हैं, ठीक ना, NaH2 से यानी कि एथेनेमीन से। तो एथेनेमीन का रिएक्शन जब कराएंगे इससे तो N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा। देखिए C6H5SO2 NH और NR, ठीक ना, और ये प्लस में HCl निकल जाएगा, ठीक। तो जिसका संरचना हम यहाँ पर बनाए हैं C6H5S और जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसे डबल बॉन्ड इधर, ठीक ना, और N इस पर जुड़ा है, H जुड़ा है, R जुड़ा है, ठीक। तो ये हो गया संरचना सूत्र। अब देखिए यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5 का क वाला, ठीक ना, प्रश्न नंबर 5 का
प्रश्न नंबर 5 नहीं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का क है, देखिए 5 अंकों के लिए होता है। तो ये देखिए निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। NaNO3 तथा सोडियम नाइट्रेट तथा H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराना है। तो यहाँ देखिए NaNO3 प्लस H2SO4 का रिएक्शन होगा तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनेगा, ठीक ना, 2HNO3। तो ये संतुलित हो गया। और देखिए I2 तथा सांद्र HNO3 की अभिक्रिया, तो I2 और सांद्र HNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है तो HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O बनता है। तीसरा पॉइंट है नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की अभिक्रिया, जस्ते यानी कि Zn जो आपका जिंक होता है, ठीक ना, जस्ता उसी को कहते हैं। तो HNO3 प्लस Zn से रिएक्शन कराएंगे तो ये Zn जो होता है इस पर +2 चार्ज होता है तो ये नाइट्रोजन पर आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखिए ये नाइट्रोजन पर आएगा तो ये देखिए ZnNO3 का ट्वाइस हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया आपका जिंक नाइट्रेट और N2O निकल जाएगा प्लस H2O भी निकल जाएगा, ठीक ना। तो ये वाला आपका प्रश्न नंबर 6 का हो गया। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का हो गया तो आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 के क का अथवा वाला, क का अथवा देखिए, अथवा वाला भी मैं इसमें कराया हूँ, ठीक ना। 2022 वाले में नहीं करा पाया था, 2023 वाले में अथवा वाला भी कराऊंगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विसर्जन, और अगर अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्या ताकि वो सभी पढ़ सके, ठीक ना। अगर अपने दोस्तों का भला आप चाहते हैं तो उन सबको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत विसर्जन विधि द्वारा ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाइए। ओजोन गैस के निर्माण की विधि को समझाना है तो यहाँ पर देखिए हम समझा दे रहे हैं। यह कांच की यू आकार की नली होती है, भीतर नली में तनु H2SO4 डालकर PT का तार डाला जाता है। ऊपर में आपको चित्र में आपको फिगर दे दूंगा, ठीक ना। मैं इसमें फिगर बनाया नहीं हूँ, फिगर आपको मैं दे दूंगा, फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। इसमें आपको फिगर दिखेगा, पहले आप लोग फिगर देख लीजिएगा फिर इसको पढ़िएगा। कांच के संपूर्ण उपकरण को कांच के बर्तन में लटका देते हैं। इसमें भी H2SO4 भरा होता है, ठीक ना। क्या भरा होता है इसमें? H2SO4 भरा होता है। बाहरी बर्तन में भी PT का इलेक्ट्रोड लगा होता है, यानी कि प्लेटिनम का क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोड लगा होता है। यानी यू आकार की जो नली है से शुष्क O2 प्रवाहित करते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करते हैं। तीव्र विद्युत विसर्जन में से जो विद्युत विसर्जन करा रहे हैं तीव्र कराते हैं, ठीक ना। तीव्र विद्युत विसर्जन से ओजोनोकृत जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है इसमें ओजोन की मात्रा 20% होती है। अगर हम लोग 100 किलो हम ऑक्सीजन गैस उसमें से ओजोनोकृत ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो उसमें से 20 किलो आपकी ओजोन होगी, 80 किलो आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक ना। 20% का मतलब यही है कि 100 में से 20, ठीक। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अभिक्रिया लिखिए। लेड सल्फाइड PbS प्लस O3, तो PbSO4 प्लस 4O2 बन जाएगा, ठीक ना। लेड सल्फेट, तो ये लेड सल्फाइड से लेड सल्फेट बन गया ओजोन से रिएक्शन कराने पर। अब देखिए NO की रिएक्शन कराना है तो तीसरा NO से O3 की रिएक्शन, तो NO जब O3 की रिएक्शन में मतलब ओजोन के रिएक्शन करेगा ओजोन से तो ये क्या बनेगा? NO2 बनेगा प्लस O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख। प्रश्न नंबर 6 का ख क्या कर रहा है कि डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। कैसे सिद्ध करेंगे कि ग्लूकोज के अणु में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है? तो संरचना सूत्र IUPAC नाम हम यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए संरचना सूत्र यहाँ पर डी ग्लूकोज कैसे, आप यहाँ पर देखिए ये डी ग्लूकोज है, ठीक ना, डी ग्लूकोज, ठीक, डी ग्लूकोज यहाँ पर लिख दे रहे हैं, डी ग्लूकोज है। तो ये डी ग्लूकोज कैसे है, यहाँ पर देखिए OH आपको देखना है। OH, ये OH अगर इस साइड लगा है तो एल ग्लूकोज होगा और ये OH अगर इस साइड लगा है तो डी ग्लूकोज हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से शुरू करेंगे। OH इधर लगाया, OH H OH OH H OH, ठीक ना। तो अगर यार OH है तो ये डी ग्लूकोज होगा, अगर इधर OH से शुरू हो रहा है तो एल ग्लूकोज, ठीक ना। IUPAC नाम लिखिए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। OH देखिए कहाँ पर लगा है? 2 पर लगा है, 3 पर लगा है, 4 पर लगा है, 5 पर लगा है, ठीक ना। 6 पर लगा है, OH देखिए 6 पर लगा है। अब देखिए 2 3 4 5 6 5 OH लगा है। 1 2 3 4 5 OH लगा है। 5 OH को हम 2 3 4 5 6 लिख लिए और 5 के लिए हम पेंटा लगाते हैं, पेंटा हो गया। और क्या है? ये हाइड्रोक्स है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी हो गया, हाइड्रोक्सी। फिर उसके बाद ये हेक्सा,
1 2 3 4 5 6 कार्बन को हेक्सा बोलते हैं, हेक्सल, ठीक ना। और हेक्सल और इसको एल्डिहाइड, ये ग्रुप कौन सा एल्डिहाइड, तो हेक्सल्डिहाइड, ठीक ना, हेक्सल्डिहाइड इसका आईपीएसी नाम हो गया। अब देखिए ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित होता है, ये सिद्ध करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए या तो आप ग्लूकोज का ऑक्सीकृत करा दीजिए, ऑक्सीकरण करा दीजिए, तो यहाँ पर हम ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीकरण करा दिए, तो यहाँ पर आप इस प्रकार भी करा सकते हैं, ग्लूकोज का पहले इससे रिएक्शन कराएं फिर ऑक्सीकरण कराएं तब जाकर ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। उससे पहले उससे बढ़िया है कि मैं डायरेक्ट आपको करा दे रहा हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर CHO है, CHOH का 4 है और CH2OH है, ठीक ना, CH2OH। तो ये देखिए ये डायरेक्ट हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक ना। ऑक्सीकरण कराएंगे तो ये डायरेक्ट ऑक्सीकरण कराएंगे तो डायरेक्ट ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोनिक अम्ल का मतलब जो CHO ग्रुप था वो COOH में बदल जाएगा, ठीक ना। तो ये कुछ नहीं होगा, इसमें बस COOH हो जाएगा CHO की जगह, ठीक। तो ये हो गया ग्लूकोनिक अम्ल। अब देखिए यहाँ पर कारण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर हमें ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, यदि इसमें CHO ग्रुप नहीं होता तो हमें ग्लूकोनिक अम्ल नहीं मिलता, अर्थात ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है। इससे यही स्पष्ट होता है कि इसमें CHO ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए हमें क्या मिला है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त हुआ है, ठीक ना। उसके आगे थोड़ा चलते हैं ख के अथवा पर। प्रश्न नंबर 6 का जो ख होता है अथवा वाला देख लीजिए, ये वाला, ठीक ना। देखिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्रोटीन के विकृतीकरण, पहला है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो देखिए प्रोटीन उष्मा, खनिज, अम्ल एवं क्षारों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत किया जाता है तो प्रोटीन का स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है, ठीक ना। स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है। यह क्रिया प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाती है। विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना नहीं बदलती, द्वितीयक तथा तृतीयक संरचना बनती है। देखिए जो आपकी प्रोटीन होती है उसका अगर हम विकृतीकरण कराते हैं तो उसमें उसकी क्या होती है, प्राथमिक संरचना नहीं बदलती है, द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या होती है, बदल जाती है, ठीक ना। द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना क्या होती है, बदल जाती है। और इसमें अवक्षेपण का मतलब है खराब होना, ठीक ना। तो ये जब अम्ल युक्त सांद्र लवणों से अभिकृत होती है तो ये क्या होती है, खराब होने लगती है, स्कंदन या अवक्षेपण हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण। दूसरा है ज्विटर आयन। क्या होता है ज्विटर आयन, देखिए क्या होता है ज्विटर आयन। ये आपका ज्विटर आयन जो है कुछ नहीं है, सिर्फ एक आयन है, एक प्रकार का आयन। जैसे यहाँ पर देखिए Na+Cl- हम लिखे हैं तो Na+ क्या, एक सोडियम आयन है, एक क्लोरीन आयन है। उसी प्रकार से एक ज्विटर आयन होता है। अब इसको हम लोग देखते हैं। एमिनो अम्लों में एक कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय, जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है अम्लीय होता है, तथा एक एमीन समूह होता है जो क्षारीय होता है, ठीक ना। समान अणु में पाए जाते हैं। जलीय विलयन में COOH समूह एक H+ होता है। जो H+ जो COOH है कार्बोक्सिलिक समूह है, क्या करता है, एक H+ दे देता है या खोता है तथा NH2 समूह इसे स्वीकार करता है। जो H+ होता है ना, इसे स्वीकार करता है। इस प्रकार ज्विटर आयन का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर देखिए NH2 CH COOH और यहाँ पर R लगा, ये एक प्रकार का मतलब हम एक ज्विटर आयन बनाने का एक सूत्र लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जो H+ है, यहाँ से H+ निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस जाएगा जब कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या जाएगा, पेयर करेगा, ठीक ना, यानी कि जोड़ा बनाएगा। यहाँ पर बांड बनाएगा नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ नाइट्रोजन पर 3 बांड हो जाएगा हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ से हाइड्रोजन गया था अपना इलेक्ट्रॉन दे करके, तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ठीक ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये एक प्रकार का आयन बन गया, ठीक ना, ये एक प्रकार का आयन बन गया। इसी आयन को कहते हैं ज्विटर आयन। क्या बोलते हैं इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटीन का उपयोग। प्रोटीन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, आहार के रूप में करते हैं, यानी कि खाने के रूप में करते हैं प्रोटीन का उपयोग। पहला उपयोग तो ये हो गया। एंजाइम जो होता है, एंजाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। आपकी एंजाइम जो लार और होती है, लार ग्रंथियाँ, उसमें भी प्रोटीन होती है। वस्त्र उद्योग में भी प्रोटीन का उपयोग करते हैं, वस्त्र उद्योग में, वस्त्र यानी बनाने में, ठीक ना। औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो आपकी औषधि होती है उसमें भी आपका क्या किया जाता है, इसमें आपका क्या किया जाता है, औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 का देखिए, प्रश्न नंबर 7 का आ गया क का अथवा, ठीक है।
प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा देखिए, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग 5 अंक का ये भी होता है, ठीक ना, 5 अंक का। पहला है कि एसिटिल्डिहाइड का यूपीएससी नाम लिखिए। इसकी NaHSO4 और NaOH, NaH2, NaH2 तथा HCN से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक ना, ये सब आपको क्रिया कराना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा CH3CHO, इसका जो सूत्र होता है CH3CHO होता है, और इसमें 1 2 कार्बन तो एथेन, और ये अल इसका क्या होता है, सफिक्स होता है, ठीक ना। तो इसका अल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एथेनल, एथेनल हो जाएगा। एथेनल हो गया तो ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। उसके बाद देखिए CH3CHO प्लस NaHSO4 CH3COOH NaNHSO4, ठीक ना, ये हो गया, ठीक। अब इसका मतलब जो बनना था ये बन गया। उसके बाद देखिए आप दूसरा वाला क्या कहा है कि जो आपका एसिटिल्डिहाइड है उसी से रिएक्शन करना है, किससे, NaOH से। NaOH से रिएक्शन करना है तो यहाँ पर क्रिया करेगा CH3CH CH3CO और यहाँ पर OH। ये देखिए 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पर OH लगा है। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बोलते हैं इसको, ठीक ना। यानी कि ये या अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, इस कार्बन से जो जुड़ा है मेन कार्बन से, मेन ग्रुप से, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, इसको बोलेंगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन और बीटा कार्बन पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं तीसरे वाले पर। तीसरा वाला है CH3CHO प्लस NaH2 से रिएक्शन, ठीक ना। CH3CH जो एसिटिल्डिहाइड होता है, ये जब अमोनिया से रिएक्शन करता है, डबल अमोनिया डाईएमीन से, तो डाईएमीन से जब रिएक्शन करेगा तो CH3CHN और डबल बांड N है, ये जो कार्बन से बांड बनाया डबल बांड है, ठीक ना, ये डबल बांड है। फिर N सिंगल बांड NH2 ये बनेगा आपका। उसके बाद ये H2 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2। उसके बाद देखिए चौथा है CH3CHO जब HCN से क्रिया करेगा तो ये क्या बनेगा, COH CN और ये CH3H, ठीक ना, CH3 क्या हो गया, H हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिएक्शन पूरा हो गया, ठीक ना। आपका 4 रिएक्शन इसमें दिया था, 4 रिएक्शन करा दिया। अब इसका जो क का अथवा वाला हो गया, ख का देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 का ख देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 का ख क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का ख, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन परमाणु और क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है, ठीक ना। जो आपका क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन परमाणु होता है वो क्लोरोएथेन के क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है बताना है। और ये रिएक्शन Cl2 से रिएक्शन सांद्र H2SO4 से होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, ठीक ना। अब देखिए ये कम क्रियाशील क्यों होता है, देखिए पहले तो हम इसको अनुनादी संरचना आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन पर एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो होता है, ये लोन पेयर जो है ना, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरीन पर एक लोन पेयर, ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ पर डबल बांड बन जाएगा। जब यहाँ पर डबल बांड बनेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, देखिए प्लस चार्ज, और यहाँ का जो बांड था ये माइनस आ गया यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर डबल बांड, यहाँ पर माइनस। अब ये माइनस इस पर बांड बनाएगा, ये माइनस इस पर बांड बनाएगा तो यहाँ पर डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला बांड यहाँ पर उठ कर आ जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब ये माइनस इस पर बांड बनाएगा तो इस पर डबल बांड हो जाएगा, और ये वाला जो बांड है यहाँ पर माइनस कर देगा तो यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, ठीक ना। अब ये माइनस यहाँ पर बांड बनाएगा और ये वाला बांड जो बन गया, और ये वाला बांड उठा लेगा क्लोरीन पर जो प्लस चार्ज था वो अब न्यूट्रल हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका, देखिए ये बांड, ठीक ना। जो बांड इधर साइड था वो इधर हो गया, और यहाँ पर का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर का यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखिए एकदम सही है, ठीक। अब देखिए कार्बन तथा क्लोरीन के मध्य आंशिक द्विबंध आने के कारण ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन कम क्रियाशील होते हैं। जो कार्बन होता है और क्लोरीन होता है, इनके बीच जो आयनिक आंशिक द्विबंध होते हैं, क्या होते हैं, आंशिक द्विबंध, तुरंत टूट जा रहे हैं, तुरंत बन जा रहे हैं, तुरंत टूट जा रहे हैं, तुरंत बन जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये आंशिक द्विबंध कहलाएंगे, इसलिए क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। और देखिए ये मतलब जैसे वैसे नहीं तुरंत हो जा रहा है, ठीक ना। जैसे आप देखिए एथेनॉल का हम लिए हैं, एथेनॉल। अब देखिए एथेनॉल में जब कोई नाभिक स्नेही आता है ना, नाभिक स्नेही का मतलब जो निगेटिव चार्ज वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही जब कोई आता है तो ये नाभिक स्नेही डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेगा, रिएक्शन करा लेगा, किसको हटा देगा, क्लोरीन को हटा देगा, ठीक ना।
क्लोरीन को हटाएगा और यहाँ पर क्या करेगा रिएक्शन। और लेकिन क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन रहेगा यहीं पर, और लेकिन यहाँ पर आर्थो पर जुड़ेगा। अगर कोई तत्व आ रहा है तो यहाँ पर आर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन को हटाएं और क्लोरीन की जगह पर जुड़ गए नाभिक से नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये क्या होता है, अधिक्रियाशील होता है, ठीक। अभिक्रिया देख लीजिए, क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन से रिएक्शन था क्लोरीन गैस से, तो ये क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराएंगे तो ये FeCl3 के प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए एक HCl निकल जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर ये क्लोरो जब ये आर्थो पर जुड़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, बेंजीन में हाइड्रोजन होता है तो बेंजीन से यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा। तो हाइड्रोजन हटेगा तो एक क्लोरीन बचा है, एक क्लोरीन जुड़ेगा तो एक क्लोरीन बचेगा, तो ये HCl बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक ना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दूसरा वाला रिएक्शन है H2SO4 से था। H2SO4 से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, H2O निकलेगा। अब ये H2O कहाँ से निकल रहा है, ये H2 और यहाँ से एक O, H2O। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है, वो हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, H2O निकल गया। एक हाइड्रोजन बचा, 3 ऑक्सीजन बचे, एक सल्फर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिएक्शन करा लेंगे, ठीक ना। ये रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर प्लस इसलिए लिखा गया है कि इसी प्रकार से एक और आप बना सकते हैं पैरा पर यहाँ पर लगा करके, ठीक ना। यहाँ पर हम देखिए जैसे ऐसे किए, ऐसे किए, क्लोरीन है, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर लगा दिए SO3H, ठीक ना, ये हो गया, ठीक। इसी प्रकार के OR करके इसको हम बना सकते हैं, ठीक। अगला देखिए अथवा वाला क्या करा है, प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा। अगला अंतिम एकदम अंतिम क्वेश्चन है, ये क्या है, अंतिम क्वेश्चन आपका है ख का अथवा। तो ख का अथवा देखिए क्या करा है, करा निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहली पॉइंट है हैलो एरीन में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो हैलो एरीन होता है उसका एक इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं हैलोजनीकरण आपको लिख लिया हूँ, ठीक ना। हैलोजनीकरण इसका क्या करा दे, हैलोजनीकरण हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन रागी हो जाएगा, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन रागी का मतलब होता है कि जो क्या करे, मतलब प्रेम करे, किससे, इलेक्ट्रॉनों से प्रेम करे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रागी। प्रेम का मतलब ये रागी होता है, ठीक ना। स्नेह या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहे चाहे इलेक्ट्रॉन रागी कहे, बात एक है, ये वो इलेक्ट्रॉन से प्रेम करे। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसी प्रकार से जैसे पीछे अभी रिएक्शन दिखाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर ये आर्थो पर जुड़ जाएगा क्लोरीन, किसकी उपस्थिति में, या FeCl3 की उपस्थिति में एक ही ये क्लोरीन इस पर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया, ये आर्थो पर जुड़ा है, या फिर आप क्लोरीन को पैरा पर भी जोड़ सकते हैं, ठीक ना। आर्थो या पैरा दोनों पर आप जोड़ सकते हैं, इसको दोनों पर जोड़ दीजिए, ठीक ना। ये कहलाएगा आपका हैलोजनीकरण, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन परिवार का Cl2 है, हैलोजन परिवार का ग्रुप है, एक ग्रुप जो ग्रुप हैलोजन परिवार का होता है उसमें का एक सदस्य है ये क्लोरीन, तो इसलिए हैलोजनीकरण कहलाएगा। दूसरी पॉइंट है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया, ठीक ना। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखिए हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है उसे ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको देखिए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, क्लोरोबेंजीन, ये डाई सोडियम हो गया, दूट है सोडियम। उसके बाद देखिए CH3Cl, ये इसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। ये CH3Cl से रिएक्शन करा रहे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक ना। ये हम कहे हैं कि जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड, तो ये एरिल हैलाइड हो गया और ये एल्किल हैलाइड हो गया और ये सोडियम हो गया और शुष्क ईथर की उपस्थिति हो गई, ठीक ना। तो एक क्लोरीन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ से, एक सोडियम से, ये वाली क्लोरीन इस सोडियम से, ये वाली क्लोरीन इस सोडियम से क्रिया करेगी, बचेगा CH3, तो CH3 यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए CH3 जुड़ गया, 2NaCl निकल जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा, ठीक ना, टॉलुइन बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 इसी का तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के क्या करना, उपयोग में देखिए क्या होता है, कार्बन कार्बन के बंधों के निर्माण के लिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। ये एक उपयोग हो गया। कार्बन कार्बन के जो बांड होते हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त कार्बन फास्फोरस, कार्बन टीन, कार्बन सिलिकॉन, कार्बन बोरान आदि कार्बन के साथ विषम परमाणु
वाले बंध बनाने में इस अभिकर्मक का बहुत महत्व है, ठीक ना। और भी जो विषम परमाणु से कार्बन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कार्बन टीन हो गया, कार्बन सिलिकॉन हो गया, कार्बन बोरान हो गया, कार्बन फास्फोरस हो गया, इस प्रकार कार्बन ऑक्सीजन हो गया, इस प्रकार के बॉन्ड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, आपके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 7 तक का एक सेट आपका खत्म हुआ। और देखिए प्रश्न नंबर दूसरे सेट मतलब दूसरे सेट का मैं अभी तैयारी करने लगा हूँ, मतलब करूँगा इसके बाद, ठीक ना। तो इसी तरह वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक देखकर इसको लिखते जाइए। नहीं तो आप लोग पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो पीडीएफ भी खरीद सकते हैं 50 रुपये में, पूरे 21-23 मतलब 22-23 सेट मिलेगा आपको, ठीक ना। अब जैसे जैसे इसको हम सॉल्व कराएंगे उसको पीडीएफ बनाकर भेजते जाएंगे, अगर आप लोग मनी दे देंगे तो। जैसे जैसे आप लोग खरीदेंगे वैसे वैसे मैं आपको देता जाऊँगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ठीक ना।